अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं रशीदुद्दीन और नवाब साहब को छोड़कर बाहर निकल आया। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। नवाब साहब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और रशीदुद्दीन साहब, उन्होंने भी जैसे मुझ पर एतबार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैं हैरान और परेशान था, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। कौसर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न जाने किसका गुनाह मेरे सर थोप दिया गया। अजीब मोड़ पर लाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरे खुदाया, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पनाह तलाश करूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सारा दिन इधर उधर फिरता रहा। एक होटल से खाना खाया और फिर सोचने लगा कि रात कहाँ बसर की जाए। अगर तो मैं किसी होटल में ठहरता हूँ तो जो जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर है रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी जाए। यही सोचकर मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया। काफी देर बैठकर लोगों को इधर उधर आता हुआ देखता रहा और फिर जब नींद आई तो मैं उठकर एक तरफ चल दिया। स्टेशन से बाहर निकलकर एक वीरान कोने में जाकर लेट गया। इधर उधर और भी बहुत से लोग पड़े हुए थे। न जाने किस वक्त ट्रेन की विसल से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर चहल पहल जारी थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, शायद कहीं जाने को तैयार थी। मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर सोचे समझे बगैर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन तकरीबन खाली थी, इतने ज्यादा लोग नहीं थे। मैं भी एक सीट पर दुबक कर बैठ गया। फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आ गई और ट्रेन न जाने कितनी देर चलती रही। अब कुछ मुसाफिर उसमें दाखिल हो चुके थे। कुछ मुसाफिरों की बातों से पता चला कि ट्रेन पंजाब जा रही थी। मेरे पास मौजूद पैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे और मुझे उन्हें बचाना था, इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया। अगर टिकट चेक कर आ जाता तो मैं उसे क्या जवाब देता। मुझे पैसों की अशद जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा किसी गुमनाम रेलवे स्टेशन पर उतर जाऊं। ऐसा ना हो कि अगर टिकट चेक कर आ जाए तो खामखा में पैसे चले जाएं। वैसे भी कई लोग बगैर टिकट के सवार होते थे। फिर ट्रेन एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर रुक गई जहां पर चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। छोटा सा रेलवे स्टेशन था, गालिबन किसी कस्बे या गांव का था। मैं चुपके से वहां उतर गया। रेलवे स्टेशन इतना मसरूफ नहीं था कि वहां पर रेलगाड़ी रुकती। शायद कोई और वजह थी, या सिग्नल डाउन नहीं था या कोई और वजह थी। मैं उतरा और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तकरीबन वीरान नजर आ रही थी। बाहर स्टेशन मास्टर झंडी पकड़े खड़ा था। मैं मुखालिफ सिमत की तरफ चल पड़ा। उसने समझा शायद कोई मुसाफिर ट्रेन से उतरा है और फिर दोबारा डिब्बे में सवार हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जहां भी ट्रेन रुकती है डिब्बे से नीचे उतर जाते हैं और इधर उधर चहल पहल करने लगते हैं। मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर आ गया। दोपहर का वक्त था। मेरे स्टेशन से ट्रेन की लाइन के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। आगे कच्ची पगडंडी का रास्ता एक तरफ जा रहा था। मुझे महसूस हुआ शायद आगे कोई छोटा सा कस्बा या गांव है। दोपहर के वक्त होने की वजह से मौसम में इतनी शिद्दत नहीं थी क्योंकि गर्मियों का इख्तिताम था। मैं पगडंडी पर चलने लगा। दूर दूर तक हरे भरे खेत नजर आ रहे थे और खेतों में कहीं कहीं लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रैक्टर का जमाना आम नहीं था, इसलिए लोग पुराने हल अपने खेतों में हल चला रहे थे। यहाँ मेरा उतरने का मकसद क्या था मुझे मालूम तो नहीं था, मगर किसी शहर में जाकर क्या करता। शहर में जिंदगी गुजारने के लिए रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास नौकरी थी न रुपए। यहाँ उतरने का मतलब यही था कि गांव में शायद मेरे खर्चात इतने ना हों और हो सकता है कोई काम भी मिल जाए। गांव में जगह जगह ईंटों के भट्टे और काश्तकारों की ऐसी जगह होती हैं जहां पर मुझे पढ़े लिखे मुंशी की कोई ना कोई नौकरी मिल सकती थी। फिलहाल आर्जी तौर पर जिंदगी गुजारने का कोई ना कोई बहाना मिल सकता था। मेरी शायद ये सोच भी बेवकूफ़ी पर मबनी थी। लोग गाँव से नौकरियां करने के लिए शहरों का रुख करते हैं और मैं गाँव में सोचे समझे बगैर उतर गया। एक लम्हे के लिए अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे गुस्सा भी आया। माथे पर हाथ मारकर बोला, अरे मूर्ख इंसान, यहाँ उतरने की क्या जरूरत थी। फिर खुद ही दिल को तसल्ली देने लगा कि कोई बात नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर किस्मत मुझे यहाँ ले आई है तो जरूर इसमें भी कोई ना कोई कुदरत का राज है। मैं पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। काफी दूर तक चलता चला आया। चलते चलते मैं थक चुका था। एक दरख्त के नीचे बैठकर सांस दुरुस्त करने लगा। दूर से एक आदमी कंधे पर बेलचा नुमा को चीज उठाए तहमद बांधे आता हुआ दिखाई दी। कोई सरदार जी थे। मुझे गौर से देखते हुए पास आकर बोले, क्यों नौजवान, कौन हो तुम, कहां से आए हो?
मुसाफिर दिखाई देते हो। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, भाई आराम के लिए रुक गया था। अरे मगर किससे मिलना है? जा कहाँ रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते। नहीं भैया, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। वो आदमी हैरत से मुझे देखने लगा और बोला, अरे भाई, नौकरी करने गांव में आए हो? गांव से तो लोग शहरों को जाते हैं। मेरा नाम सरफराज है, शहर का सताया हुआ हूँ, बस यूं समझ लीजिए कि शहर का ठुकराया हुआ हूँ। आदमी मेरी बात सुनकर थोड़ा नरम पड़ गया और कहने लगा, अच्छा, मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम इस इलाके में नए आए हो। कहीं घर बार छोड़ को तो नहीं आए, या कोई जुर्म करके तो नहीं आए? पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, फिर अचानक खामोशी छा गई। दूसरी बात पर उसकी नजरें बड़ी अजीब सी थी कि कहीं कोई जुर्म तो नहीं करके आए। फिर कहने लगा, आजकल के नौजवान भी अजीब हैं, माँ बाप से छोटी छोटी बातों पर लड़कर घर छोड़ देते हैं। अपनी बात कहने के बाद वो मेरे चेहरे पर अपनी बात का रद्द अमल देखने की कोशिश करने लगा, मगर मैं खामोश नजरों से उसे देख रहा था। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, किसी अच्छे घर के लगते हो। खैर चलो, जो भी हो मेरे साथ चलो, कोई पानी वानी पिलाऊं भैया? हमारे गाँव में आए हो तो मेहमान हो, और मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अरे सरदार जी, आप तकलीफ करेंगे, मैंने ऊपरी दिल से कहा। दिल से तो मैं यही चाहता था कि कोई आराम करने का ठिकाना मिल जाए। बलदेव सिंह कहने लगा, नहीं भाई उठो, मेरे साथ चलो। और मैं उसके इसरार पर उठकर उसके साथ साथ चलने लगा। देहाती होने के बावजूद उसमें इंतहाई ताकत थी और मुझसे ज्यादा फुर्तीला दिखाई दे रहा था। वो एक कदम उठाता और मुझे उसका साथ देने के लिए 2 कदम उठाने पड़ते। पंजाबी लोग यानी पंजाब के लोग चाहे किसी भी धर्म और मजहब के हों, इंतहाई मेहमान नवाज और अच्छे होते हैं। मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं, और पंजाब के लोग तो वैसे भी मेहमान को खिलाते पिलाते बहुत हैं। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि एक अच्छे इंसान बलदेव सिंह की सूरत में एक साथ तो मिला। मैं उसके साथ साथ चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद गांव के कच्चे पके मकानात का सिलसिला शुरू हो गया। बलदेव सिंह बताने लगा कि इस गांव का नाम नूरपुर है। यहाँ सांझे घर हैं, मुसलमानों के भी और सिखों के भी, मगर तू हमारा मेहमान है, इसलिए हमारे पास रहेगा। बलदेव सिंह मुझे लिए अपने घर पहुंच गया, मुझे बैठक में बिठाया और थोड़ी देर बाद लस्सी के 2 बड़े गिलास ले आया। लस्सी में पेड़े तैर रहे थे। लस्सी पंजाब की शान समझी जाती है, चाहे पंजाब हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का। पंजाबियों में लस्सी खास मकाम रखती है। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाएं या बड़े से बड़े शहर में, चंडीगढ़ हो या पटियाला, लाहौर हो या फैसलाबाद, पंजाब के हर जगह पर आपको लस्सी नुमाया नजर आएगी। पंजाबी लस्सी बहुत शौक से पीते हैं और इसे अपना रवायती असासा समझते हैं। बलदेव सिंह लस्सी के दोनों गिलास मेरे सामने रखते हुए बोला, ले शहजादे, जिगर में ठंड डाल। हाँ तो सरफराज, क्या काम करना चाहते हो? पढ़े लिखे नौजवान लगते हो, अगर कोई ऐसी नौकरी मिल जाए तो। बलदेव सिंह सोच में पड़ गया। अरे तू लस्सी क्यों नहीं पी रहा, जल्दी से उठा। और उसने कहा। मैंने फौरन आगे झुककर लस्सी का गिलास उठा लिया और होंठों से लगा लिया। लस्सी वाकई बहुत मजे की थी। शहजादे, तेरे लिए कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, मैं आज ही कोशिश करता हूँ। इतने में एक बूढ़ी अम्मा अंदर दाखिल हुई और बलदेव सिंह कहने लगा, बेबे इनसे मिल, ये मेरा दोस्त है सरफराज, शहर से आया है। और बूढ़ी अम्मा ने आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा। उन लोगों की मोहब्बत देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। अम्मा मुझे प्यार और मोहब्बत और दुआएं देकर बाहर निकल गई। बलदेव से कहने लगा, हमारे गांव में ठाकुरों के घर हैं। रणवीर सिंह हमारे गांव का मुखिया है, मैं बात करूंगा उससे, अगर तुझे नौकरी उसके यहाँ मिल जाए। उसके डेरे पर बहुत से लोग काम करते हैं, काफी बड़ी जायदाद जमीन है उसकी। इतनी जमीनें हैं कि बस क्या बताऊं। इतनी सारी जमीनों में उसका अनाज उगता है और फिर शहरों को जाता है। बहुत बड़ा कारोबार है उसका। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ बलदेव। अरे भाई, शुक्रिया किस बात का इंसान के काम आना ही असली धर्म है। लेकिन फिर भी बलदेव बाबू, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। अरे नहीं यार, तुम मुझे लगता है किसी अच्छे घराने का है। वैसे सच बताओ, घर क्यों छोड़ा? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? नहीं बलदेव, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे यार, तू शहजादे मनमोहना और सोना इतना है कि जरूर कोई लड़की का चक्कर लगता है। मैंने कहा, नहीं बलदेव, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुमसे कभी नहीं छुपाता। मैंने उससे टालते हुए कहा। दिल के जख्म फिर हरे होने लगे। अभी तो नवाब साहब कौसर और रशीदुद्दीन साहब का दिया हुआ जख्म ताज़ा था। बलदेव सिंह के घर उसकी बूढ़ी माँ और उसका एक छोटा भाई था। बलदेव सिंह ने शादी नहीं की थी। उसके घर रहते हुए मुझे दूसरा दिन था। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि मैं शर्मसार हो गया।
अगले दिन उसने मुझे ठाकुर के पास ले जाने का वादा किया और फिर वाकई अगले दिन वो मुझे शाम के वक्त लेकर हवेली चल पड़ा। बहुत बड़ी और पुराने तर्ज की हवेली थी। लगता था ठाकुर के पुरखों ने बनाई थी। हवेली की इतनी शान बान देखकर मैं हैरान रह गया। ठाकुर रणवीर सिंह वाकई एक ठाकुर लगता था। इस पूरे गांव का मुखिया था और बलदेव सिंह ने उसकी बहुत तारीफ की थी। बलदेव सिंह उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ठाकुर साहब ये अपना यार है, सरफराज नाम है इसका, पढ़ा लिखा नौजवान है और नौकरी की तलाश में है। शहर के हंगामों से घबरा कर गाँव आया है। ठाकुर रणवीर सिंह ने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, बलदेव सिंह बात तो तेरी ठीक है, मगर तू इसे जानता कैसे है? ठाकुर साहब ये शहर में रहता है और मैं शहर जाता रहता हूँ, वहीं इसकी और मेरी दोस्ती हुई। शहर में इसका कामकाज नहीं है, मैं इसे अपने साथ गांव ले आया। ठाकुर बदस्तूर मुझे घूर रहा था। अच्छा तो तेरे एतमाद का आदमी है ना, तेरे भरोसे का है ना? जी ठाकुर साहब, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ, ये मेरे भरोसे का आदमी। आप इसे कोई भी नौकरी दे दीजिए, ये पढ़ा लिखा है। मुंशी का काम दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हिसाब किताब, मेरा मतलब है ये लिखत पढ़त में बहुत माहिर है। अच्छा ठीक है, तो इसको तुम्हारे जिम्मेदारी पर मैं नौकरी दे देता हूँ। हाँ ठाकुर साहब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये मेरा जानने वाला है और आप इसकी शक्लो सूरत देखिए, ये निहायत शरीफ घराने का लगता है। ठाकुर साहब फिर मेरी तरफ देखकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, हाँ लगता तो है, मगर फिर भी बलदेव सिंह, ऐसे किसी अनजान आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं। बलदेव सिंह फिर कहने लगा, ठाकुर साहब ये मेरे लिए अनजान नहीं, मैं इसे काफी अरसे से जानता हूँ, इसीलिए अपने साथ शहर से गाँव लाया हूँ। अच्छा ठीक है बलदेव सिंह, मुझे तुम पर एतमाद है। फिर ठाकुर साहब ने किसी को आवाज दी, ऊंची आवाज में बोले, मुंशी जी और मुंशी जी। और थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सा आदमी सर पर टोपी पहने अंदर दाखिल हुआ और ठाकुर साहब के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मुंशी जी, इस नौजवान को अपने साथ रख लीजिए, ये शहर से आया है और पढ़ा लिखा है, ये आपकी हिसाब किताब में मदद करेगा। वैसे भी आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और अक्सर हिसाब किताब में आपसे गलती हो जाती है और भूल चूक भी हो जाती है। ठीक है सरफराज, अब तुम जाओ, तुम्हारी रिहाइश का मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। मुंशी जी आप अपने साथ वाला कमरा इसके लिए खुलवा दीजिए। तुम वही रहना, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के मुताबिक वहाँ मुलाजमा भी मिलेगी जो तुम्हें खाना और हर चीज वक्त पर मुहैया कर देगी। और हाँ, तुम्हारी तनख्वाह 2000 रुपये महीने की होगी। मैंने उनकी बात सुनकर खुशी से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। बलदेव सिंह के चेहरे पर फैलने वाली खुशी देखने लायक थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नौकरी नहीं बल्कि बलदेव सिंह को मिल गई हो। अब तुम जाओ और कल सुबह आ जाना, मुंशी साहब तुम्हें काम सिखा देंगे। बलदेव सिंह ने ठाकुर साहब का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों हवेली से बाहर निकल आए। बलदेव सिंह ने बाहर निकलते ही मुझे मुबारकबाद दी और मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बलदेव सिंह। अरे यार, एहसान कैसा, यार भी कहता है और फिर एहसान। दोस्ती का हक अदा करना तो जरूरी है। बलदेव सिंह की माँ भी मुझे बेटा कहती थी और मैं अपनी माँ की तरह उनकी इज्जत करता था। बहुत मोहब्बत करने वाले सीधे साधे लोग थे। गांव की जिंदगी मुझे बहुत भा गई। मैं अक्सर शिकार की वजह से जंगलों और वीरानों में भटकता रहता, इसलिए ये गांव मुझे बहुत पसंद आया। इसके आसपास दूर दूर तक खुली जमीनें और वीराना था और ठाकुर साहब की हवेली में काम करते मुझे शिकार का शौक भी पूरा हो सकता था, क्योंकि मुझे पता चला कि ठाकुर साहब भी शिकार के शौकीन थे। अगले दिन से मैंने ठाकुर साहब की हवेली जाना शुरू कर दिया। मुंशी साहब मुझे जोरों शोर से काम समझाने लगे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ठाकुर साहब की बहुत सी जमीनें थी जिनसे अनाज शहर बैलगाड़ियों पर लाद कर करीबी कस्बों और गांव और शहरों में ले जाना होता, और इसका सारा हिसाब किताब मुंशी साहब ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। मुंशी साहब, जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद था, इस गांव में सिख और मुसलमान मिलजुल कर मोहब्बत से रहते थे। मुझे वहां रहते हुए 1 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया और फिर ठाकुर साहब मुझ पर बेहद एतमाद करने लगे। मगर रशीदुद्दीन और नवाब साहब का तजुर्बा मेरे लिए बड़ा तोहफा था, इसलिए मैं ठाकुर साहब की तमाम मेहरबानियों के बावजूद उनके और अपने दरमियान एक फासला रखना चाहता था। ठाकुर साहब मुझे बहुत इज्जत और एहतराम देने लगे। वो मेरी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश थे। मुझे लगता था कि उन्होंने दर पर्दा मेरा इम्तिहान भी लिया, मगर मुझे उन्होंने ईमानदार पाया। इसकी वजह से वो बहुत खुश थे। ठाकुर साहब की एक बेटी भी थी जिसका नाम परमजीत कौर था। अक्सर जब मैं हिसाब किताब देने हवेली जाता तो वो मुझे हवेली में नजर आती। इंतहाई सादा लिबास पहने अच्छी और तहजीब याफ्ता लड़की दिखाई देती। अक्सर औकात खामोश नजरों से मुझे देखती। मैं ठाकुर साहब के पास जाता और उन्हें सारा हिसाब किताब समझाकर वापस आ जाता।
हिसाब किताब के लिए रोज नहीं जाना पड़ता था, हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मेरी ड्यूटी होती। मगर वैसे भी इस दौरान किसी छोटे मोटे काम के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ता। मसलन शहर से क्या मंगवाना, क्या भेजना होता, वहां से चीजों का हिसाब किताब, जमीनों और खेतों के लिए किसी चीज की जरूरत या मुलाजमीन के लिए किसी चीज की जरूरत, अक्सर कामों के लिए ठाकुर साहब से मेरा वास्ता रहता। एक बार ऐसी ही दोपहर थी, मुझे जरूरी काम के सिलसिले में ठाकुर साहब के पास जाना था। ठाकुर साहब के पास बताना था कि खेतों के लिए बीजों का जखीरा बहुत थोड़ा रह गया था। उसके लिए उन्हें आगाह करना था कि जल्द अज जल्द शहर से बीज मंगवा लिए जाएं। जब हवेली पहुंचा तो पता चला कि ठाकुर साहब हवेली में नहीं थे। मुलाजिम मुझे कहने लगा, मुंशी साहब आप बैठिए, ठाकुर साहब आज सुबह से शहर गए हुए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब तक आने वाले होंगे। मैंने दिल में सोचा कि काम बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे उनके आने तक इंतजार कर लेना चाहिए। मुलाजिम की बात दुरुस्त थी, वो भी मुझे बैठने का मशवरा दे रहा था, लिहाजा मैं वहीं बैठकर ठाकुर साहब का इंतजार करने लगा। अभी मुझे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे में परमजीत कौर दाखिल हुई और कहने लगी, अरे वाह, आज तो मुंशी साहब आए हैं। मैं उसे देखकर फौरन एहतराम से खड़ा हो गया और कहने लगा, ठकुराइन जी सलाम। अरे बैठो बैठो, आदाब मुंशी साहब, आज कैसे आना हुआ? ठकुराइन जी, ठाकुर साहब से कुछ जरूरी काम था। क्या वह जरूरी काम हमें नहीं बताया जा सकता? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा और मैंने घबराकर नजरें नीची कर लीं। जी ठकुराइन जी, बता तो दूं, मगर वो आपको बताने का कोई फायदा नहीं। अरे क्यों फायदा नहीं? क्या मैं आपके काम नहीं आ सकती मुंशी जी? मुंशी जी पर उसने जोर देते हुए कहा, वो ठकुराइन जी, दरअसल बीजों का जखीरा बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए मैंने ठाकुर साहब को बताना था कि शहर से बीज मंगवाने हैं। मेरी बात पर परमजीत कौर हंसकर कहने लगी, जब हमें पिताजी ने बताया कि उन्होंने एक नया मुंशी रखा है तो हमने समझा होगा कोई बूढ़ा सा, मगर जब आपको देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई और मुझे बड़ी हंसी आई। मैं आपको अपने घर आते जाते देखती थी तो मैं बड़ी हैरानी से पूछती कि पिताजी, आपको इतना जवान मुंशी कहाँ से मिल गया? हमने तो हमेशा बूढ़े मुंशी ही देखे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, बस जी किस्मत ने मुंशी बना दिया। अच्छा, तो पहले आप क्या थे? वो कहने लगी, कुछ नहीं जी, हम गरीबों ने पहले क्या होना था, बस एक गरीब खानदान का गरीब आदमी हूँ। शहर में धक्के खाता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर सोचा किसी गांव में चलकर किस्मत आजमाई जाए। अच्छा, वैसे तुम काम खूब करते हो। जब से तुम आए हो पिताजी जमीनों के मामलात में बहुत लापरवाह हो गए हैं, लगता है अब बहुत मुतमईन है। पहले मुंशी जी तो हर बात में भूल जाया करते थे, जिसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ। मैंने उसके तारीफ करने पर कहा, बस आपकी इनायत है। अरे तुमने क्या ठकुराइन लगा रखी है? मेरा नाम परमजीत है, तुम मुझे परमजीत कह सकते हो। मैं घबरा कर कहने लगा, मगर ठकुराइन जी आप हमारी मालकिन हैं, हम आपका नाम कैसे लें? अरे छोड़ो, मैं इन बातों को नहीं मानती, तुम मेरी ही उम्र के हो, मेरा नाम ले सकते हो, और वैसे भी तुम मुंशी हो, कोई मुलाजिम तो नहीं। परमजीत कौर जी, मुंशी मुलाजिम ही तो होता है। अरे अब तुमने एक बार भी लफ्ज कोई दोबारा कहा तो मैं, उसने एकदम से मुझे देखकर कहा, और मैंने उसी लम्हे आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और मैं अंदर तक लरज कर रह गया। मुझे अपने सामने फिर एक बार कौसर का चेहरा साफ नजर आ रहा था, मगर इस बार कौसर किसी नए रूप में थी। इस बार कौसर के रूप में एक मोहब्बत भरी निगाह मुझे देख रही थी। मैं फिर सोचने लगा, इस बार किसी नए इम्तिहान में न फंस जाऊं। परमजीत की आंखों में मेरे लिए जो पसंदीदा के जज्बात थे, उन्हें मैं साफ तौर पर बखूबी महसूस कर सकता था। परमजीत मुझे देखते हुए कहने लगी, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लस्सी पानी का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं ठकुराइन जी, जब मैं चलता हूँ, जब ठाकुर साहब आ जाएंगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। अरे तुमने फिर मुझे ठकुराइन कहा, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, मुझे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं ठकुराइन जी, मेरा मतलब है परमजीत कौर जी, मैं बैठता हूँ, अब खुदा के लिए पिताजी से मेरी शिकायत मत लगाइएगा। हाँ, ये हुई ना बात, अब तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए लस्सी बेचती हूँ, पिताजी अभी आते ही होंगे, उसने कहा, और मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। वो चली गई और थोड़ी देर में मुलाजिम मेरे लिए लस्सी ले आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे एक बार फिर अपने लिए आगे अंधा कुआं नजर आने लगा। ऐसी बात नहीं थी कि परमजीत कौर खूबसूरत नहीं थी, वो शायद कौसर से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर इस बार मेरे लिए एक नया और कड़ा इम्तिहान था। मैं ठाकुर साहब का एक मामूली मुलाजिम की हैसियत से था, और बलदेव सिंह ने मुझे यहाँ बड़े मान और भरोसे से नौकरी दिलवाई थी। मैं उसके मान और भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था, और वैसे भी धर्म का मामला था, उसकी पसंदीदगी किसी तौर भी मेरे लिए फायदेमंद नहीं थी।
हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। फिर उसका इस रास्ते पर चलना मेरे लिए बड़ी कठिनाइयां और मुश्किलात लेकर आ सकता था। या मेरे खुदा, हर जगह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर जगह मेरी किस्मत मुझे क्यों ऐसे ऐसे अजीब चीजें दिखाती है कि मुझे वहां से भागना पड़ता है। सबसे पहले हमारी फूफी साहिबा की साहबजादी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे नवाब साहब के घर से कौसर की वजह से निकलना पड़ा, और अब यहाँ ठकुराइन जी मेरी जिंदगी मुहाल करने में तुली हुई हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। मुझे ठकुराइन परमजीत कौर को हर हाल में रोकना होगा, मगर मैं कैसे रोक सकता हूँ? ये बात सोच सोच कर मैं पागल हुआ जा रहा था। इतने में मुलाजिम ने इत्तला दी कि ठाकुर साहब आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। मैं परेशानी के आलम में बैठा रहा। ठाकुर साहब आए, बड़ी मोहब्बत से मिले। अब उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता था। वो मुझ पर बहुत एतमाद और भरोसा करते थे। मैं उनके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोला, ठाकुर साहब, आपका एतमाद मैं किसी सूरत नहीं तोड़ूंगा। और दूसरी ही लम्हे मेरी निगाहों के सामने बलदेव सिंह का चेहरा आ गया। दोस्त, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। फिर मैंने वहां बैठे बैठे ठाकुर साहब को अपने आने की वजह बताई और फिर काम खत्म होने के बाद इजाजत लेकर वहां से निकल आया। लेकिन अपने कमरे की तरफ जाते हुए बार बार मैं यह सोच रहा था कि परमजीत कौर को कैसे उसके इरादों से बाज किया जाए। मुझे उनकी आंखों में नजर आने वाले तमाम वो ख्वाब और सपने नजर आ रहे थे जो मेरे लिए कांटे बन सकते थे। और दूसरा, बलदेव सिंह ने मुझे बड़े मान और भरोसे से इस हवेली में लाया था। मैं कभी उसका मान और भरोसा नहीं तोड़ सकता था, चाहे उसके लिए मेरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए। यही सोचों में गुम मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।